पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने अधिकारियों के रवैये पर उठाए सवाल, कहा बिहार में चल रही है अफसरशाही। मदन साहनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, सीएम नीतीश से आज मुलाकात के बाद लेंगे फैसला। बिहार में छठे चरण का शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी, 8 जुलाई से शुरू होगी नियोजन की प्रक्रिया। पूर्णिया पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा, हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, कुरियर एजेंसी में हुई थी 25 लाख की लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ अधूरा अरुण। बात करते हैं खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अफसरशाही से तंग आकर सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिस पर आज फैसला होना है। इसी उथल पुथल के बीच अब सत्ता पक्ष के पूर्व सांसद ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही चल रही है यह गलत है। विधायिका न्यायपालिका की भी इज्जत होनी चाहिए। अगर विधायिका या मंत्री कोई गलत काम करने को कहते हैं तो उनकी बात सुनना गलत है, लेकिन हर बार उन्हें दरकिनार करना गलत है। पहले मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की और अब आरके सिन्हा ने यह कहकर बवाल खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। जिसको निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जिसको मंत्री का भार दिया गया है, उसके बात को मानने के लिए कार्यपालिका बाध्य होती है। हाँ, अगर वो कोई गैरकानूनी काम कह रहे हैं तब उसमें वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई योजना उनके मन में आती है, वो बताते हैं कि इस पे काम करना है, तो कार्यपालिका को तो काम करना चाहिए। तो पहले तो मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की और आज उन पर फैसला होना है कि उनका इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा। लेकिन अब आरके सिन्हा जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने यह कहकर भारत और बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल मचा दी है। स्थिति गंभीर है कि आखिर अफसरशाही की रवैया अपने चरम पर क्यों है। और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, पहले मदन सहनी का बयान, इस्तीफे की पेशकश और अब आरके सिन्हा का बयान, आखिर चल क्या रहा बिहार की राजनीति में? बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से बीते दिन बिहार सरकार के मंत्री ने इस्तीफे की बात कर दी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब बिहार सरकार की कैबिनेट की गठन हुई थी, उसके बाद मंत्री को जब मंत्री पहुंचते हैं अपने कार्यालय में, उसके बाद भी जो अफसरशाही है इतना ज्यादा है कि उनके सचिव तक उनको अटेंड करने नहीं आते हैं, उनके प्यून द्वारा उन्हें गुलदस्ता दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत शुरू से ही हो गई थी और अब ऐसा समय आ गया है कि बिहार सरकार के मंत्री इस रवैये से तंग आ गए हैं और मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा देने की बात भी कर दी है। हालांकि कल जब कैबिनेट की बैठक थी उसके बाद भी मदन सहनी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे और उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता दल पर सवाल उठा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो सत्ता दल है वो खुद ही अपने मंत्री और मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अफसरशाही मंत्रियों पर भारी हो रही है, न्यायपालिका पर भारी हो रही है, ये गलत है। अगर मंत्री कुछ गलत बयान देते हैं या गलत कुछ कहने को कहते हैं तब अफसर नहीं सुने, लेकिन जिस तरीके से बीते दिन ये जो सामने मामला आ रहा है कि मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं, अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये अफसरशाही की सरकार है, ना कि मंत्रियों की सरकार है। अरुण, उत्कर्ष, सवाल एक और बनता है कि अभी तक तो विपक्ष कह रहा था, जब विपक्ष ये बात कह रहा था कि नहीं अफसरशाही है, तो सरकार कहती थी कि नहीं विपक्ष सिर्फ आरोप लगाना जानता है, आरोप लगा रहा है। लेकिन अब तो खुद सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद और पूर्व सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आखिर इस अफसरशाही के बीच काम करना कितना कठिन होता होगा किसी मंत्री के लिए, किसी सांसद के लिए? जी बिल्कुल अरुण, हमने पहले भी देखा है कि पथ निर्माण मंत्री भी कई बार आग्रह कर चुके हैं कि नमामि गंगे के तहत जितने नाले खोले गए थे उसको समय पे कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन अफसरशाही ऐसी चरम पे है कि अभी तक उन चीजों को कंप्लीट नहीं किया गया है। मानसून भी आ गया है, बारिश की वजह से वो नाले और वो जो रोड खोदे गए थे वो अभी तक उसी तरीके से हैं। तो अफसरशाही का ये परिणाम है कि मंत्रियों की बात अब अफसर नहीं सुनते, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कहते इसको लेकर, और अब इस चरम पे आ गया है कि मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ जा रहा है। अरुण, एक चीज और है, आरके सिन्हा की नाराजगी आखिर क्या है? क्यों इन्होंने ये बात कही? उनका कौन सा ऐसा काम है? वो तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन उनका ये कहना कि अफसरशाही
का रवैया चरम पर है, ये एक बड़े संकेत देता है बिहार के राजनीति में। आखिर उनको कहां ठेस पहुंची है? जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आर.के. सिन्हा ने यह बयान दिया, ये पहली बात नहीं है, कई बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है, चाहे वो नमामि गंगे के तहत हो या फिर बिहार में कई सारी मुद्दे हों उसको लेकर उनका बोलना हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी बयान दिया, इसको देखकर ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से वो खुश नहीं है, क्योंकि पूर्व सांसद भी हैं बिहार के। और कई बार उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 2019 में बारिश हुई थी, उसको लेकर बाढ़ आ गया था, और अभी भी उन्होंने ये कुछ दिन पहले कहा था कि अगर जो पानी का संरक्षण किया जा सके ताकि हम जो जितने भी खेत खलियान है, किसान है, उसकी मदद कर सके, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की रवैये से आर.के. सिन्हा खुश नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी विभागीय अधिकारियों से नाराजगी के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और इसके बाद मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर अंतिम निर्णय करेंगे। शुक्रवार को जदयू विधायक शशिभूषण हजारी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो पटना आ रहे हैं और आज ये अंदेशा जताया जा रहा है कि वो सीएम से मुलाकात के बाद अपने इस्तीफे पर बात करेंगे और ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार मदन सहनी सरकार में बने रहेंगे या सरकार से बाहर हो जाएंगे। एक सवाल यहां और आता है कि सबसे जो बड़ी बात सामने आ रही है कि वो कल कैबिनेट की बैठक में नहीं आए थे। ये एक बड़ा संकेत दे रहा है कि शायद वो अपना निर्णय ले चुके हैं कि नहीं, वो इस्तीफा देंगे, सरकार से अलग होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया था कि वो पार्टी में जदयू में बने रहेंगे। आपको बता दें कि जदयू कोटे से मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार में, लेकिन फिलहाल अफसरशाही के रवैये से नाराज होकर आजकल वो इस्तीफे को लेकर सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं बिहार सरकार में और पूरे बिहार में। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि अभी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की डेट जारी नहीं की है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद काउंसलिंग के लिए अलग से डेट जारी की जाएगी। छठे चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,020 पदों पर नियुक्ति के लिए 8 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला है, जहां 20,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिसके कारण यहां की आपातकालीन और ओपीडी व्यवस्था चरमरा गई है। डीएमसीएच के कनीय चिकित्सक कमलकांत ने कहा कि पिछले वर्ष डीएमसीएच के सर्जिकल भवन को कंडम घोषित करने के बाद भी 2 विभाग के मरीज को अन्य भवन में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण मरीज को ना तो आईसीयू का लाभ मिल पा रहा है। वहीं इस संबंध में डॉक्टरों ने कई बार अस्पताल प्रशासन से बात की, लेकिन किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला है, जिसके बाद डॉक्टरों ने यह फैसला किया है कि वो अब हड़ताल पर जाएंगे। जनता इसमें मेन बात पिस रही है, हम लोग को देखा नहीं जा रहा है भाई साहब, ठीक है ना। हम लोग आपको बिलीव नहीं होगा, ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिए फ्लो मीटर नहीं है, तो हम लोग ढूंढ के जाते हैं, लेके आते हैं और यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं कि मरीज बच जाए, और कोई काम के लिए नहीं, सिर्फ मरीज के हित के लिए हम लोग इतना दौड़ रहे हैं और इतना यहाँ पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जहानाबाद जिले में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण शुरू हो चुका है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई जा रही थी, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जिले में उपलब्ध नहीं थी, जिससे जिलेवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शुक्रवार को फिर से एक बार कोरोना के टीके की पहली डोज लगने लगी है। वहीं अब लोग इसको लेकर काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ लगी है और लोग कोरोना का टीका लेने के लिए कतारों में खड़े हैं। कोरोना का टीका दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह काम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। वैक्सीन लोगों को नहीं दी जा रही थी, लेकिन अभी यह काम फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। 12 बजे घूर के चल गए हैं, 2-3 आदमी के साथ में लेके आ गए थे अपना गांव से, सबको घुरा के लेके गए हैं। कम से कम 6 दिन तक हम आए गए हैं, 6 दिन, 7वां दिन पर हमको सुई पड़ गया। बतलाइए, मैं विकलांग आदमी हूँ, फिर भी अपना 5-6 बार आए गए, हराने परेशानी, रौदा गर्मी। पूर्णिया में एसपी के निर्देश पर डीपीओ के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस में कुरियर एजेंसी में हुई
हुए 25 लाख रुपए के लूटकांड में अहम सफलता हासिल की है। विशेष टीम ने लूट के मास्टरमाइंड सोनू कुमार समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां 25 लाख के लूट कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डकैती की वारदात हुई थी, इसमें लगभग 25 लाख रुपए लूट लेने की बात संज्ञान में आई थी। इस संदर्भ में मरंगा थाना अंतर्गत कांड संख्या 508/21 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार कई जगहों पर छापेमारी की गई। बहुत संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। इस पूछताछ के फलस्वरूप रोहतास जिला के नौहट्टा में पुलिस और लोगों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम कैमूर पहाड़ी के तलहटी में वन विभाग की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे वनवासियों को हटाने गई हुई थी, जिसको लेकर लोग नाराज हो गए और दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान 2 महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जहां लाठी डंडे चले, मारपीट हुई, झड़प हुई। पूरा विवाद ये जमीन का बताया जा रहा है। झोपड़ियां तक फूंक दी गई। कटिहार में एक महिला और उसके परिजनों ने ससुराल वालों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। हिंदू धर्म के ब्राह्मण समाज से आने वाली सोनी का आरोप है कि उसके ससुराल वाले पहले ही क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं और अब दबाव बनाकर 2 नाबालिग बच्ची का धर्मांतरण करवा चुके हैं। सोनी का आरोप है कि उसका पति भी इस पूरे प्रकरण में अपने घर वालों के साथ मिला हुआ है, इसलिए विरोध करने पर वह भी उसके साथ मारपीट करता है। वहीं अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलने पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना अंतर्गत यह कालीबाड़ी का मैटर है, जो एक पारिवारिक विवाद है। इसी विवाद में आपस में मारपीट भी हुई है। उसी में एक महिला का यह कहना है कि उनकी जो सास है वो उनकी बच्ची और उनको इस तरह के दबाव देते हैं, क्योंकि महिला के परिवार में कुछ लोग क्रिश्चियन ऑलरेडी अपना चुके हैं, जो उनकी सास है और भैंसुर है वगैरह। तो इस संबंध में बताया गया है। उस संबंध में थाना में लिखित आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होगी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना एयरपोर्ट से, जहां दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपियों को पटना लाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपियों को पटना लाया गया। कल यूपी के शामली से 2 आरोपियों को, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। आपको ये बता रहे हैं, बड़ी खबर, एनआईए की टीम थोड़ी देर में पहुंचेगी पटना एयरपोर्ट। एनआईए की टीम थोड़ी देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी और वहां से उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए शायद ले जा सकता है। दोनों संदिग्ध आतंकी को लेकर पटना पहुंची है एनआईए की टीम। यूपी के शामली से दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें एयरपोर्ट लाया जा रहा है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम पहुंचेगी, उसके बाद उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के दोनों आरोपी हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के 2 आरोपियों को शामली से गिरफ्तार करने के बाद पटना के एयरपोर्ट लाया जा रहा है, जिन्हें कोर्ट में आज पेश किया जा सकता है। एनआईए को यह बड़ी सफलता कल मिली थी। कल 2 आतंकियों को, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अररिया के उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भूसा से लदे ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मौके से ट्रक चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आज गुप्त सूचना के आधार पर हरियावाड़ा टोल प्लाजा के पास एक 12 चक्का ट्रक को तलाशी ली गई, जिसमें से कुल 4,356 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये शराब प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में लोड किया गया था। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बेगम सराय में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के लोग घायल हो गए।
जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जिसमें एक पक्ष जीतो सहनी गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि जीतो सहनी ने अपने पड़ोसी पर नामजद सभी लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का आरोप लगाया है। विवाद यही हो रहा है सर, ये हमको घर से खींच कर मारा, हम 2 आदमी थे, जबरदस्ती किए थे, मारे हैं, घर से खींच के सुता कर अंगना में, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। समस्तीपुर में गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों बच्ची मवेशी को चराने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पटना की जानकारी, माफ करिएगा, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से मातम का माहौल है। चारों बच्चियां खेतों की तरफ गई हुई थी, लेकिन पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव और परिजनों में कोहराम का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश से खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के कई क्षेत्रों के लिए एक भारी समस्या बनना लाजमी है। कई क्षेत्र भारी जल जमाव में डूबे हुए हैं। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव की वजह से काफी परेशानी देखने को मिल रही है। हर गांव, गली मुहल्ले, सड़कों के साथ ही मंदिर में बैठे भगवान भी जल जमाव की समस्या को झेलते नजर आ रहे हैं। वहीं लगभग सभी खेत जलमग्न हो चुके हैं, जिससे किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसान इस जल जमाव का कारण एक चिमनी की मिट्टी बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस मिट्टी को हटवा दे तो खेतों में जल जमाव की समस्या नहीं होगी और वो आसानी से खेती कर पाएंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से बारिश तबाही मचा रही है, किसानों के लिए परेशानी का सबब बनकर सामने आ रही है। वहीं मिट्टी का जमाव उनके लिए एक और परेशानी का सबब बना हुआ है। आपका चिमनी आप खोलें, स्वार्थ 2 तरह का होता है। एक तो स्वार्थ होता है, एक तो रथ स्वार्थ होता है। रथ स्वार्थ को कहा जाता है रावण। ये रथ स्वार्थ में पड़ा हुआ है। अरे सूर्य मुनि सब कह रही थी स्वार्थ लागे करें सब प्रीत, सब स्वार्थ मिटे, रथ स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। भारत नेपाल सीमा पर बसे अररिया के सिकरी विधानसभा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद नूना और बकरा नदी में उफान देखा जा रहा है, जिससे गांव में पानी घुस चुका है, जिस वजह से ग्रामीणों में बाढ़ के खतरे का भय स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने घर बार छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण ले रखी है। ये तस्वीरें आपको साफ बता रही हैं कि बारिश कितनी मुसीबत बनकर इन ग्रामीणों के लिए सामने आई है, जो नंगे पांव, हाथों में चप्पल और जूते लिए किसी ऊंचे स्थान की तलाश में घर बार छोड़कर जा रहे हैं। और ये बिहार सरकार का विकास है जो सामने दिख रहा है, चचरी का पुल। स्थिति ये है कि इन ग्रामीणों को एक पुल भी मैसर नहीं है जिससे वो किसी ऊंचे स्थान पर जा सकें, जिसका वो सहारा ले सकें, जिससे होते हुए वे अपने जान माल को बचा सकें। बिहार में अधिकारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अधिकारियों के तानाशाही से जनता परेशान है। ताजा मामला डुमरांव नगर परिषद का है, जहां अफसरों की मनमानी के कारण आज एक इलाका कूड़ों का ढेर बन गया है, जिससे स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांव नदी डुमरांव की पहचान है, लेकिन आज ये अपनी पहचान खो रही है। वजह यह फेंका कूड़ा कचरा।
कभी ये नदी इलाके की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज नगर परिषद की मनमानी के कारण ये अपनी अस्मिता तलाशने को मजबूर है। यहां के लोगों की माने तो नगर परिषद अपनी मनमानी की आड़ में न तो अपने विभाग के आदेश का पालन करता है, न ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का पालन करता है। डुमराव नगर काम नहीं किया, सब काम नदी के सब काम। तो ये जैसे कब उठबो करेला ये उठेला कब पूरा खाल से के फेंका तो दूर होता है उठत नहीं है ना। तो ये तो रहलो मुश्किल हो गेल होई। हाँ बाकी भेजो तो ही ये सही रहा मतलब बढ़िया जगह में लगा दो बेकार हो गई पूरा बीच है। आ ई जोन है एगो शौचालय बनल बा, शौचालय नगर पालिका बनवल नगर पालिका बनल बा। आ कूड़ो एजे नगर पालिका फेंकला होता। विभाग के आदेश के बाद भी नगर परिषद कूड़े को काव नदी और भोजपुर राजवह में फेंकते जा रहा है। इसके साथ ही उक्त स्थलों से निष्पादन की प्रक्रिया तक नहीं की जा रही, जिससे दोनों स्थलों का अस्तित्व विहीन होता जा रहा है। यहां के लोगों की माने तो पहले मॉर्निंग वॉक के लिए लोग उधर जाया करते थे, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही और मनमानी का नतीजा है कि इस रास्ते से लोगों का आना जाना भी दुर्लभ हो गया है। डुमरांव शहर में तो अभी देख ही रहे हैं आप, पूरे तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कहाँ सफाई है? पूरे डुमरांव में जाइए तो नली गली का वही हाल है। स्वच्छता अभियान के तहत हमारी सरकार बहुत सारे बजट पास करती है, लेकिन उसके तहत अगर सब नगर पालिका या जो भी है काम करे तो हमारी शहर तो एकदम क्लीन रहेगा। लेकिन डुमरांव शहर की ये स्थिति है कि नहरों के किनारे अगर देखेंगे तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है, और जो पीट बना हुआ था कूड़ा के लिए, जो कारपेंटर मशीन खरीद के आया है उसके लिए वो शोभा के लिए बना हुआ है। रही बात जो उसमें तमाम पैसे लगे हुए हैं, इसमें 48 लाख रुपए की लागत से ये लोग दिखा रहे हैं 48 लाख रुपए की लागत से बनी है, वो तो पैसा बर्बाद हो गया। उक्त जगह पर फेंके गए कूड़ों के अंबार के कारण करीब 5 एकड़ से अधिक की जमीन बंजर हो गई। जमीन की परतों में प्लास्टिक जमकर बैठ गया है, जिससे फसल की पैदावार नहीं हो पा रही। इसी कड़ी में डुमरांव नगर के वार्ड 19 दक्षिण टोला निवासी सुनील कुमार तिवारी, जो कि वार्ड के पूर्व पार्षद भी हैं, उन्होंने इस लापरवाही और मनमानी को लेकर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में करीब 3 महीने पहले शिकायत की, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। सुबह में पोखरा के चारों तरफ टहलने वाले सैकड़ों लोग आते हैं। वहीं पर डुमरांव नगर के आधा मुंडन श्राद्ध क्रम होता है, और वहीं पर नगर परिषद के द्वारा कूड़ा का डंप किया जा रहा है, जिससे निकलने वाला दुर्गंध आम आदमी के लिए खतरनाक बीमारी का पैगाम लेकर के आ रहा है। इसके संबंध में आम जनता के द्वारा एक आवेदन नगर परिषद को दिया गया, जिस पर नगर परिषद के आला अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते हमको ये परिवार करना पड़ा। शिकायतों का दौर तो खत्म हुआ, अब सुनिए डुमरांव के अनुमंडल पदाधिकारी का बयान कि आखिर इस मसले पर उनका क्या विचार है। अभी जैसा कि मामला संज्ञान में आया है, वहाँ कूड़ा जो था उसको हटाया जा रहा है। कल भी हटाया गया, जेसीबी लगाया गया था, आज भी हट रहा है। हम लोग इसको 1 सप्ताह में हटवा देंगे। तो लोक शिकायत में एक आवेदन दिया गया था, एक प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके जवाब में नगर परिषद द्वारा यह कहा गया कि वहां से कूड़े की सफाई करा दी गई है। तो इसका मतलब कि सर नगर परिषद द्वारा झूठा ये रिपोर्ट दिया गया। उस रिपोर्ट को देखेंगे, हम देखने के बाद बता पाएंगे। ऐसे कूड़ा को हटवाया जा रहा है और हटा दिया जाएगा वहाँ से।
अब आरोप प्रत्यारोप को सुनकर तो बस आश्वासन के सिवा कुछ दिखता नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये नदी कब तक विभागीय कार्य की सुस्ती से निजात पाती है और यहां के लोग पहले की तरह कब शुद्ध हवाओं में सांस ले पाते हैं। बक्सर से डीटीवी भारत के लिए सुमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। धनबाद में बाइक सवार 6 नकाबपोश अपराधियों ने धरना पर बैठे मजदूरों के सामने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग होते ही मजदूर इधर उधर भागने लगे। वहीं ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 3 खोखा को बरामद किया। वहीं मजदूरों से घटना की जानकारी पुलिस ले रही है। तो धरना दे रहे मजदूरों पर नकाबपोशों के द्वारा यह फायरिंग की गई, जिससे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के मजदूर हैं जिन पर आरोपियों और अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस की मुस्तैदी भी दिखी और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में लगी हुई है। मजदूरों से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह गोलियों के खोखे पड़े मिले हैं पुलिस को। धनबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने 2 फर्जी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों पुलिस अधिकारी पुलिस की वर्दी पहनकर वाहनों से वसूली कर रहे थे। पकड़े गए युवक के पास से 1 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल और पुलिस के फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं। दोनों युवक धनबाद के हीरापुर के रहने वाले हैं, जो बलियापुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के नाम पर पैसा ले रहे थे। तो ये युवकों का फर्जी पुलिस बनना इनके लिए ही महंगा साबित पड़ गया और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। इन पर वाहनों से अवैध वसूली का आरोप है। जो पुलिस की वर्दी पहनकर धमकी देते हुए वाहनों से अवैध वसूली करते हुए पकड़े गए थे। बागमारा में भूमाफियाओं का हौसला 7वें आसमान पर है। एक ईंट भट्ठा मालिक पर भूमाफियाओं का कहर देखने को मिला है। पूरा मामला तो चाची थाना क्षेत्र का है, जहां एक भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा करने के लिए डायनामाइट तक का प्रयोग कर डाला और एक चिमनी भट्ठा को उड़ा दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। फर्स्ट में एक ब्यास राय राजगंज के रहने वाले हैं और उनके ड्राइवर हैं सचिदानंद सिंह। उनके हाथ में राइफल भी था। वो क्या बोले कि हम उड़ाए हैं, यदि ज़्यादा तुम बढ़ेगा तो तुमको भी उड़ा देंगे चिमनी की तरह, ब्यास राय हमको बोला। और ब्यास राय सचिदा सिंह दोनों राजगंज के रहने वाले हैं। अभी की खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।